सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, आरओ और पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस डील कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। दूसरा है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। शीतोष्ण मतलब ठंडा और गर्म दोनों। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है, 1 भी सही है और आपका 2 भी सही है, दोनों सही है आपका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। पूछा जा रहा है इसमें कि जो नदी और जल है उसमें जो पृथ्वी के अंदर जल है उससे ज़्यादा है। दूसरा है, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। मतलब जो आपके ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, और जो आपके हिमनद हैं, ठीक है, इसमें जो जल की मात्रा है वो पृथ्वी के अंदर जो जल है उसकी मात्रा से अधिक है। मतलब ग्लेशियर्स के पास में ज़्यादा पानी स्टोर है। ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन नदियों और झीलों में भूजल की मात्रा से अधिक जल नहीं है। नदियों और झीलों में उतना जल आपको बस बाहरी दिखता है, बाकी पृथ्वी के अंदर जो जल है जो हम लोग निकालते हैं, है ना, डिगिंग करके, ठीक है, उसमें ज़्यादा जल है। क्लियर? तो इस तरह से आपका केवल दूसरा आंसर यानी बी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह को 71% भाग जो है आपका पानी से ढका हुआ है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो जल का वितरण है वो किस तरह से है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जल है? समुद्र में। कहाँ पर आपको मिलेगा? समुद्र में 97.2%। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा है ग्लेशियर्स, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो मेल्ट होते रहते हैं ग्लेशियर्स, उसमें 2.15% आपका जल है। क्लियर? भूजल जो है, जो भूमिगत जल है आपका, उसमें 0.61% आपका वाटर है। यानी जो आप पृथ्वी के नीचे देखते हैं तो 0.61% है। मीठे पानी की जो झीलें हैं उसमें 0.009% है। फिर उसके बाद में जो अंतर्देशीय समुद्र हैं, जो एक तरह से ऐसे समुद्र हैं जो कह सकते हैं कि छिपे हुए हैं, ठीक है, उसमें 0.008% है। इवन नदियों से ज़्यादा जो पानी है वो मिट्टी की नमी में है, मॉइस्चर्स में है। जो मिट्टी है उसकी नमी में ज़्यादा पानी है नदियों से ज़्यादा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे कम आप देखें तो नदियों में है, 0.0001% है। ठीक है, तो ये आपका यानी सबसे टॉप पे समुद्र, फिर ग्लेशियर्स, फिर भूमिगत जल, है ना, उसके बाद झीलें, मीठे पानी की जो झीलें हैं। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। तीसरा है, महासागर औसत तापमान OMT, ओशियन मीन टेम्परेचर, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 2 क्या है? OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत मात्रा से कम होगी या अधिक। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें देखें तो जो OMT है उसको 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है।
ये अधिक स्थिर और सुसंगत है और इसका स्थानिक फैलाव भी कम होता है। 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा 50 से 100 मीटर से भिन्न गहराई पर देखा जा सकता है। जनवरी से मार्च के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में औसत 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा गहराई 59 मीटर है। तो ये ओशियनोग्राफी में करा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पढ़ के भी नहीं जाते हैं, है ना। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद में आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं, ओशियनोग्राफी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। क्या ये सही है आपका? बिल्कुल सही है आपका, पहला विकल्प आपका सही है। विश्व की 1/3 से अधिक जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में है। ये भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। ये भी सही है आपका, यानी आपका तीनों कथन सही है। क्लियर? तो अब देखें तो जो कोरल रीफ्स है इसको आमतौर पर महासागरों के वर्षा वन के रूप में माना जाता है। वे पानी के नीचे की संरचनाएं होती जो कोरल पॉलिप्स से बनती और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा संचरित होती हैं या संरचित होती हैं। कोरल जो पॉलिप्स होते हैं अल्पकालिक एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक प्रकार से उपनिवेशित होते हैं। वे उथले कीचड़ मुक्त और गर्म पानी में पनपते हैं, ठीक है। वे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं जो प्रवाल निक्षेपों से प्रवाल स्राव और उनके कंकाल भित्तियों के रूप में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक बैरियर रीफ, फ्रीजिंग रीफ और एटोल। तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटर जो बैरियर रीफ है पहली तरह की प्रवाल भित्तियों यानी कोरल पॉलिप्स का एक बढ़िया उदाहरण है। इस तरह से आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों के कारण हाल ही के दिनों में अत्यधिक सिकुड़ गया है या सूख गया है? यहाँ पर कुछ सागर दिए गए हैं आपके सामने। तो ह्यूमन एक्टिविटी के चक्कर में जो है ये सागर जो है सूख रहे हैं। इनमें से कौन सा सागर है? तो 5वें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, है ना। 5वें का राइट आंसर क्या है? ए होगा, केवल एक। जो अरल सागर है, अरल सागर क्या है? ये सूख रहा है, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 99% सूख चुका है। तो दशकों पहले अरल सागर अंतर्देशीय जल का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक निकाय था, लेकिन सिंचाई इरिगेशन के लिए नदियों को मोड़ देने के कारण ये बहुत सिकुड़ गया है। 2 दशक पहले ये छोटे उत्तरी और बड़े दक्षिणी भागों में विभाजित हो गया और तब से आगे विभाजन हो ही रहे। इसके अलावा 1960 के डिकेड में सोवियत संघ ने सायर और अमू दरिया नदियों पर एक कह सकते हो कि प्रमुख जल मोड़ परियोजनाएं शुरू करी, जो कभी अरल सागर में जाने वाली एक नदियां थी, मतलब ये उसी में गिरती थी, ठीक है, या फिर अरल सागर में जल का प्रयोग करती थी। अनावृत झील के किनारे से उड़ने वाली जो धूल है वो मिट्टी को खराब करती है, जिससे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए और जल को और भी अधिक मात्रा में मोड़कर प्रयोग किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर अरल सागर के पानी के नुकसान ने क्षेत्रीय जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया, जिससे सर्दियां और भी ठंडी हो गई और गर्मियां और अधिक गर्म हो गई। 50 साल बाद झील लगभग खत्म हो गई है। काला सागर को अक्सर रूसी मामलों के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। पिछले 60 सालों में काला सागर की ऑक्सीजन युक्त शीर्ष परत 140 मीटर से घटकर 90 मीटर गहरी हो गई। तो ये कुछ अरल सागर के बारे में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, है ना, जो आपको मैंने बता दिए। अब देखिए प्रश्न 6 नंबर को देखें, अगर छठे प्रश्न को अगर देखें तो छठे प्रश्न में क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या कारण है इसका? तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी होता है। क्लियर? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी होता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात भीषण तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों तक बढ़ जाते हैं, जिससे विनाशकारी पवन, भारी वर्षा और तूफान के कारण बड़े पैमाने पर हानि होती है। ये सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में हरिकेन और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और बहुत तीव्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो तूफान होते हैं, इनके बनने और तीव्र होने के लिए कुछ परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? पहला तो 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली व्यापक समुद्री सतह होनी चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कुछ बदलाव दिखे। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण और समुद्र दल प्रणाली के ऊपर विचलन होना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। महासागरों और समुद्र के ज्वार भाटा निम्नलिखित में से किसके या किन के कारण उत्पन्न होता है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा तीनों, डी सही, यानी 1 2 3। सूर्य का गुरुत्वीय बल है ना ज्वार भाटा के लिए, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा लाने के लिए। ठीक है, तो आप देखो तो काफ़ी हद तक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार की घटना के मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र के स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है ना, आपको बताना है। 8वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, भूमिगत जल के रूप में। ठीक है, भूमिगत जल के रूप में। तो 8वें का सी विकल्प आपका सही। 9वें का देखा जाए तो विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या होता है? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गर्म और उई महासागरीय धाराएं मिलती हैं। ठीक है, जो महासागरीय धाराओं के मानव गतिविधि पर कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। यानी मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपीय के पश्चिमी तट गर्म जल से घिरे होते हैं, जो एक अलग समुद्री जलवायु का कारण बनते हैं। यहाँ शीतकाल, शीतल ग्रीष्मकाल और अपेक्षाकृत रूप से मृदु शीतकाल होता है, जिनमें तापमान की एक संकीर्ण वार्षिक सीमा होती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समांतर उष्ण धाराएं बहती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र जो है उपोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवातों के पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है। उष्ण और शीत धाराओं का मिश्रण ऑक्सीजन के पुनर्भरण में मदद करता है और मत्स्य आबादी के लिए प्राथमिक भोजन प्लवक के विकास को बढ़ावा देता है। दुनिया के सबसे अच्छे अगर देखो तो मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है वो इन्हीं मिश्रित क्षेत्रों, मिक्सिंग जोन में है। चलो आगे चलते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी 1 2 और 3। पहला, कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि हो रही है, उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। दूसरा, प्रबाल भित्ति की वृद्धि हो रही है, उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं उनकी उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो ये कुछ 3, अगर ये मान लो कि बढ़ रहा है अम्लीकरण महासागर में, है ना, महासागर में अगर ये अम्लीकरण बढ़ रहा है तो इससे जो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका वहाँ पर रह पाना। ठीक है, और इससे क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही करके हम लगभग 1000 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के कराएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, है ना, और साथ में इसको शेयर करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।